नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज की है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज बहुत ही खास मौका है हमारे सामुदायिक रेडियो में। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग है, उसके अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुसुम कंडवाल जी, जो एक बहुत अरसे से सामाजिक कामों में रही हैं, दशकों से वो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आज हम बात करेंगे कि जब महिला आयोग का उन्होंने पदभार संभाला है अभी जनवरी 2022 में, तब से क्या चुनौतियां उनके सामने रही हैं और किस तरह से वो बदलाव कर रही हैं। कुसुम कंडवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं विशेषकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो आज कार्यशाला शुरू की है महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक जो उत्पीड़न होता है उसके लिए, उसमें बड़ी अच्छी गोष्ठी चली है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी कुसुम जी, आप आई हैं रेडियो में, तो हम चाहते हैं कि उन तमाम आंकड़ों के साथ भी हम बात करें और उन बदलावों के साथ भी जो आपने इन पिछले कुछ महीनों में किए हैं। जैसे कि अभी आपने बताया था, जब आपने आयोग का पदभार ग्रहण किया तो क्या आपको लगा कि मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि आयोग अध्यक्ष इस तरह की भी रही हैं जिन्होंने इस तरह के कमेंट्स किए हैं कि अगर लड़की ने जीन्स पहनी है तो जरूर उसकी कोई गलती रही होगी। तो हम एक आयोग के अध्यक्ष से इस तरह की उम्मीद करते हैं कि वो ब्रॉडली देखे कि आज महिला चेतनशील हो रही है, पढ़ रही है, तो उसको भी कुछ आजादी चाहिए। तो उस ब्रॉड मायने में ब्रॉड माइंडेड होकर हम अपने निर्णय दें। तो आपको क्या जिम्मेदारी अपनी लगी इस पद संभालने के बाद? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सशक्त तभी होती है जब वो अपने बात को पूरी तरह से रख सके, अपने अनुसार अपना जीवन जी सके, तो तभी हम एक कर सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्त होगी। जहाँ तक आयोग के अध्यक्ष के बाद में जैसे जब से आई हूँ तब से मेरी कोशिश है कि महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा तो सब चीज रोज ही आ रहे हैं, केसेस बहुत आ रहे हैं। मैं अभी आपको आंकड़े भी दूंगी कि किस प्रकार के आ रहे हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ आयोग इन सबको भी साथ लेकर और कुछ नया करने की भी कोशिश करे। तो हम लोगों ने अभी जिस प्रकार से मैं खुद आई हूँ आयोग में, तो पहले तो मेरी ये कोशिश है कि हम लोग विवाह से पूर्व काउंसलिंग करें, दोनों परिवारों को समझे, एक दूसरे की अच्छी और बुराई को समझे और उसी के अनुसार उसकी कमी और उसकी अच्छाई को लेकर वो साथ रहें। ये सही कि ये अच्छाई को लेके हमने चलना है, इसे लेके ये बुराई है, इसको लेके इसकी कमी है, उसको साथ लेके हमें चलना है, तभी परिवार चल सकता है। तो ये निर्णय आपने मैम कब लिया? क्या इस तरह के मामले बहुत ज्यादा आ रहे थे कि नए नए विवाह हुए हैं और एकदम टूटने की कगार पर हैं? बहुत ज्यादा। मैं सोच लो कि मैं जनवरी 7 2022 में मैंने ज्वाइन किया है, उसके बाद से जिस प्रकार से मैं केसेस देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ विघटन की ओर हो रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चे, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी तो नहीं है कि बच्चे जब आते हैं 15 दिन शादी को होते हैं और कहते हैं हमें तो साथ रहना ही नहीं है, हमें तो डिवोर्स चाहिए, हमें तलाक चाहिए। किसकी गलती आप देखो, लड़की की या कि लड़की? देखो, मैं आज ये मैं नहीं कहूंगी कि लड़के या लड़की, दोनों के कहीं ना कहीं समाज में यह है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और दोनों ही इतनी जल्दी आवेश में आके, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, ठीक है, कुछ जगह है कि लड़की पे अत्याचार भी हो रहे हैं, घरेलू हिंसा भी हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी है कि कहीं दोनों के दोनों, या लड़का है लड़की है, कि कहीं न कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या एक दूसरे को मतलब झुकना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह ये भी मानते हैं कि हम अपनी बेटी को आज इस तरह से परवरिश दे रहे हैं तो उसकी परवरिश का असर है कि वो सहना नहीं चाहती। जो पहली महिला थी, पहले पुरानी परंपरागत महिला थी, वो उससे बहुत अलग है। उसने ये साबित भी किया है करियर के फील्ड में तमाम जगहों पे। तो ये उसकी एक वजह है क्या? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि दोनों, हम जो हमारे जो सोचना है, जो हम देख रहे हैं, कि हमारा मानना है कि आज क्या है, दोनों समान रूप से दोनों की शिक्षा है, हर क्षेत्र में दोनों आगे आ रहे हैं। और मुझे लग रहा प्रत्येक घर से ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई महिला काम करती है, और आज दोनों, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही काम कर रहे हैं। दोनों ही, मुझे लग रहा है, चाहे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो या कहीं हो, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो पहले तो ये होना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि एक काम लड़की ही करेगी, सिर्फ अगर घर में आएगी तो खाना ही लड़की ही बनाएगी। ये सोच हमें बदलनी होगी। अगर वो भी काम करके आ रही, लड़का भी काम करके आ रहा है, अगर एक काम कर रहा है, दूसरा काम करे, तो मुझे लग रहा है
कि कोई परिवार टूटने की कगार पे होगा ही नहीं है कि अरे एक पे बहुत प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, दोनों कमा रहे हैं ना, समान रूप से कमा रहे हैं दोनों। तो मुझे लग रहा है दोनों को समझने की आवश्यकता है, लड़के को भी समझने की आवश्यकता कि मुझे भी काम करना है और लड़की को भी, दोनों को समान। पुरुष को ज्यादा समझने की जरूरत है कि काम में आप सहभागिता जरूरी है, नहीं तो सर्वाइव आप नहीं कर पाएंगे। पहले ये था ना कि महिला लगी रहती थी और पुरुष अपना काम करता रहता था। अभी भी ज्यादातर महिलाएं लगी ही रहती हैं। चंद एक महिलाएं हैं जो थोड़ा विद्रोह कर रही हैं। लेकिन मैम आपको क्या लगता है कि मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं या लोग जागरूक हुए हैं तो आयोग तक पहुंच रहे हैं ज्यादा, इसलिए मामले हमें बढ़े हुए? हाँ, मैं ये भी सोचती हूँ कि पहले तो लोग समाज के डर के मारे ये करके, अभी भी हैं बहुत सारे हैं जो कि बाहर एकदम से नहीं निकल पा रहे हैं और जब आते हैं तो वो कहते हैं अभी आप हमारी दर्ज मत करना, अभी हमारे घर फोन मत करना, अभी ये मत करना। तो मैंने ऐसे डरोगे तो फिर ऐसे जिंदगी जी नहीं पाओगे, ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ा डर समाज का होता है। हाँ, समाज का होता है, कहता है हमारे परिवार के लिए उंगली उठाएंगे, अरे ये कहेंगे इनके यहाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन कब दब के कब तक रहोगे? अगर तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है तो तुम्हें आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। हमारी कोशिश है आगे आओ। बिल्कुल। और मैम ऐसा भी हुआ है कि जो हेल्पलाइन तक पहुंचे हैं उनको सुकून भी मिला है। हाँ, सुकून में बताती हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं। अभी मैं लेटेस्ट 21 और 22 के आपको आंकड़े बताती हूँ। हमारी जो शिकायतें दर्ज हुई हैं 1315, अभी तो और बड़े हैं, लेकिन मैं ये थोड़ा सा पीछे, मतलब ये 1315 हमारी शिकायतें दर्ज हुई हैं। घरेलू हिंसा में है या ओवरऑल? हाँ, ओवरऑल है ये। अभी वैसे अलग अलग मेरे डिटेल्स भी मेरे पास है, लेकिन वो मैं अभी लाई नहीं हूँ। और इसमें हमने जो निस्तारण किया है वो 627 है और अभी जो चल रही हैं 688 अभी चल रही हैं। तो हमारी कोशिश है, हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे निस्तारण करने की या घर बसाने की कोशिश करते हैं कि घर बस जाए। अगर घर किसी कारण नहीं, दोनों का नहीं हो पा रहा, तो हमारी सोच ये भी है कि जो लड़की बहुत गरीब है, जो जिसका कोई सहारा नहीं है, वो कैसे फिर अपने जीवन को व्यतीत करे, कैसे अपने पैरों पे खड़े हो। तो हमारी कोशिश, मैं सोच रही महिला आयोग को ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसके लिए भी थोड़ा शासन प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि वो महिला अपने पैरों पे खड़ी होके अपना जीवन सुकून से जी सके। ऐसी हमारी कोशिश है और हम ये कोशिश करने भी जा रहे हैं। इस प्रकार से तमाम सारी मैम, जिस तरह से समाज बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति जिस तरह से फैल रही है, उससे जो आपने अभी स्पा सेंटर्स का जिक्र किया, मसाज सेंटर्स का जिक्र किया, तो अलग तरह का एक शोषण महिला का बाजार में, पहले उसको बाजार में खड़ा किया लड़की को, और उसके बाद फिर आप इस तरह के धंधों में लोग लगे हुए हैं। उसको रोकने के लिए आयोग क्या कर रहा है? नहीं, ये हम लोगों ने, ये हमारा बहुत बड़ा स्टेप है आयोग का और बहुत अच्छा मुझे भी लगा है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इसमें मैं स्वयं, मेरी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। क्योंकि स्पा सेंटर हम देख रहे हैं कि स्पा सेंटर बने हैं, लेकिन स्पा सेंटरों का क्या है कि उसकी आड़ पे वो गलत रैकेट चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी पहाड़ की जो लड़कियां हैं ना, जो मानव तस्करी के जरिए लाई जा रही हैं, वो लड़कियां उसमें इस्तेमाल हो रही, क्योंकि वो क्या है कि इस चमक धमक वाले जिसमें पहुंच जाती है ना, शहर में पहुंचकर, और जो वातावरण देखती है ना, तो वो अपने आप को, मतलब वो उसी चमक धमक में रहना चाहती है, उसके लिए वो कुछ भी करना चाहती है। और उसे 10, 20, 30, 40 हजार रुपए के लिए लोग उसे स्पा सेंटरों में ले जाते हैं। वहां से वो फिर मुड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे वो सब मिल रहा है और फिर वो गलत काम में वहां इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसे रोकने के लिए हमने कुछ अपने नियम बनाए, अभी शासन को हम लोग भेजने वाले हैं। वो महिला आयोग की जो नियमावली है, हमने चर्चा की, अभी सभी अधिकारियों के साथ बैठ के हमने चर्चा की है कि उस नियमावली को आयोग के द्वारा ये सभी स्पा सेंटर फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस चीज़ों में, ये जो रैकेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं, उसमें कमी आएगी। मैम, एक सवाल उठता है नारी निकेतनों पर। एक तो लंबे अरसे से मांग थी कि वर्किंग वीमेंस के लिए हॉस्टल बनाए जाएं, क्योंकि महिलाएं जब कामकाजी शहरों में आ रही हैं तो एक सपोर्ट मिलता है, घर वाले भेजने को तैयार हो जाते हैं कि चलो हॉस्टल में रह रही हैं। तो बहुत कमी है, कोई वर्किंग वीमेन का हॉस्टल है ही नहीं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि मैं
मैं खुद भी अभी रुद्रपुर भी गई थी, टिहरी भी गई थी, तो मुझे ये वर्किंग हॉस्टल की बात बहुत अच्छी लगी है इसमें, और होना भी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो इसमें अभी हम लोग महिला कोई ना घरेलू हिंसा वाली प्रताड़ित महिला अगर घर से आ भी जाती है, शाम को रहने का ठिकाना नहीं होता, उसको लौट के उसी घर में जाना होता है। तो अगर हम एक उसको सहारा देंगे कि वहाँ रह के भी वो जॉब कर सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें महिला आयोग भी पूरी अपनी पहल करेगा और पूरी अपनी बात रख के हम शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक जिले में इस तरह से वुमेन हॉस्टल हम लोग। मैम, जो आयोग का जो ढांचा बना है उसमें क्या दूर सुदूर पहाड़ तक पहुंच है आयोग की? महिलाओं को पता है कि आयोग है, हेल्पलाइन नंबर ये है? अभी तो काफी जागरूकता हुई है और हम लोगों ने तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है कि अब हम ये कह देते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ तक मत आइए और आप देहरादून तक मत पहुंचिए, आप उसमें अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए व्हाट्सएप। आप यहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझसे पहले क्या हुआ था, मुझे पता, मैं खुद जो महिलाएं मुझे कॉल करती हैं मैं उन्हें पूछती हूँ क्या तुम यहाँ तक आई? अगर बागेश्वर की कोई महिला है तो वो देहरादून तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी? तो मैंने उनसे कहा कि आप नहीं पहुँच पाती हैं ना, कोई बात नहीं, आप मुझे एप्लीकेशन व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका मामला किस तरह का है। हमारा वन स्टॉप सेंटर है, वहाँ पे हमारी काउंसलिंग होती है और हमारी उपाध्यक्षें भी जो हैं, तो मेरा उनसे भी ये कहना है कि आप वहाँ पे जाएं, उनकी काउंसलिंग करें और अगर काउंसलिंग के बाद भी नहीं उनकी बातें नहीं तो हम चाहते हैं फ्री में उनके वकील देने की भी कोशिश कर रहे हैं। और मेरी खुद की कोशिश है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों को महिलाओं को देहरादून न बुला के उन्हें जिला मुख्यालय में ही उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। ये खुद मेरी भी प्राथमिकता है। जिला स्तर पे क्या पूरा आपका महकमा तैनात है, लोग जो हैं? नहीं, देखो अभी हम चाहे महिला डेस्क की बात करें, चाहे महिला आयोग के पास क्या पैसा है? कभी कहीं कोई कुछ होता है तो आप लोग जाते हैं अगर फील्ड में, कई बार पहले से होता था कि पैसा ही नहीं होता है, आप गाड़ी नहीं मिलती कई बार, तो क्या संपन्न है महिला आयोग? नहीं, महिला आयोग देखो आर्थिक तो दिक्कतें तो सभी जगह आती हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा काम है, हमें जो काम सौंपा गया हमारी कोशिश है कि उसे हमें प्राथमिकता देनी होगी। है अब महिला आयोग जिस तरह से अब आर्थिक रूप से तो है ही है, पर जन जागरण के लिए हम गोष्ठियों के लिए उसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि मेरी खुद की कोशिश है कि जहाँ पीड़ित महिला वहां तक पहुंचो, वहां के मेरे रोज का काम रहता है, रोज ही थानों में जहाँ की जो रहती। अभी एक लड़की का एक मामला आया, कुमाऊं से आया था, 12 तारीख को उसकी शादी थी और उसके ससुराल वालों ने उसे मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, इसकी शादी नहीं करेंगे। वो लड़की बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन फिर मैंने उसे कहा, वो अब नाम नहीं लूंगी, तो उस थाने में गई, वो थाने मैंने SHO से SSP से बाद में की, पहले SHO जहाँ पे थी वहाँ पे बाद मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा इसकी समस्या का समाधान करो। फिर उसके ससुराल पक्ष से भी बात की। तो मतलब कोशिश है कि हमसे कितना हम उनकी मदद कर सकें। मैं कॉल बैक करती हूँ, जितने मिस कॉल अभी बहुत सारी आई होंगी तो मैं कॉल बैक करती हूँ, पूछती हूँ कि कब किसको क्या दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, कब कौन। तो इसलिए मेरी कोशिश है, मेरे पूरे जो हमारी उपाध्यक्ष हैं उन्हें भी मेरे रोज उनसे भी मैं आग्रह करती रहती हूँ कि हमें जिम्मेदारी मिली है ना, तो हमें काम करने। उत्तराखंड की जो करोड़ों महिलाएं हैं उनकी मुखिया आप हैं, तो अगर वो हिंसा झेल रही हैं, वो यौन हिंसा झेल रही हैं, तो आप ही उनकी करता धरता है। ये एहसास आपको मुझे लगता है कि हमेशा ही होना ही चाहिए। बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि उनका समाधान हम कैसे करें। मैं तो अगर वो थाने में पहुंची है तो मैं वहां पे SHO को मैं कहती हूँ कि मुझे आप मैसेज करो कि आपने क्या किया, आपने अब तक क्या किया। तो मैं SSP मैम, किस विभाग के साथ आपका कोलैबोरेशन रहता है अधिकतर? पुलिस के साथ तो रहता पुलिस के साथ हमारा रहता, बाल विकास के साथ हम लोग, वो तो उसमें काम ही उसमें करें। हम जिस भी डिपार्टमेंट में महिलाएं ज्यादा हो उस विभाग में हमारा संपर्क रहता ही है। जी। जिस महिलाएं जहाँ भी होंगी हम उस विभाग से। जैसे हमने देखा कि जो महिला प्रधान बनी है बहुत अच्छा काम कर रही है, रबर स्टैम्प की छवि से बहुत आगे निकलकर प्रोएक्टिव होकर कर रही है। तो कभी उन्हें आपकी तरफ से कोई पुरस्कृत करने की योजना या उनको ट्रेनिंग कोई देने की योजना की वो मजबूत बन सके
राजनीतिक रूप से सशक्त बन सकें, ऐसा क्या कभी कोशिश आपकी ओर से की? अच्छी बात की। अभी रुद्रपुर में हम लोगों का महिला जनप्रतिनिधियों का, जिसमें प्रधान थी, वार्ड मेंबर थी, बीडीसी मेंबर थी, उनका प्रशिक्षण हुआ। अच्छा। तो उसमें मैं स्वयं गई थी, जबकि मैं पुणे में थी। पुणे में महिला आयोग का एक कार्यशाला थी और वहीं से मुझे कॉल आया। मैंने कहा मैं आऊंगी, और सीधे मैं पुणे से आई और सीधे मैं रुद्रपुर आई, कार्यशाला में गई और अच्छा लगा कि वहाँ पे हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें मैंने कहा आपको मौका मिला है, बढ़िया जनता के काम का, जनता ने आपको चुन कर भेजा है, आप अपने ढंग से, आप अपने दमदारी तरीके से, अब जो भी चाहे छोटा है चाहे बड़ा है अपना काम करेगा तो मुझे लगता है। हमने देखा कि लगातार पिछले 2 दशकों से पहाड़ों में समूह बहुत ज्यादा बने हैं और एक बड़ी ताकत के साथ उभर रहे हैं। तो समूह के साथ मिलकर आप लोग हिंसा, इन सब चीजों को रोकने के लिए कोई आपका योजना है फ्यूचर में कि समूह के साथ मिलकर भी कुछ काम होना चाहिए? हमारी कोशिश है कि हाँ, समूह के साथ ट्रेनिंग दें कि हिंसा क्या है, कितनी तरह की हिंसा हो सकती है, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं इसमें। तो इसमें समूह की भी बहुत सारी, अभी समूह वाले भी हमें मिले थे और कई एनजीओ वाले अभी मिले थे, तो इन सब पे हमारी उनसे डिस्कस भी हुआ है। और मुझे लग रहा अभी मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन उस दिन से मैं लगातार मैं अभी टिहरी गई, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में गई, आज यहाँ पे हूँ और रोज का रहता ही है, कहीं ना कहीं रोज का इस तरह से लगे रहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि उसमें हम भी करेंगे। और मुझे लगता है कि महिला आयोग के अध्यक्ष को कमतर अपने से कहीं नहीं आंकना चाहिए। बहुत बड़ा पावरफुल पद है और उसका पूरा असीम उपयोग करके हमें बहुत कुछ कर दिखाना चाहिए अपने कार्यकाल में। और जैसे कि अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अभी क्रैच यहाँ पर खुलने वाला है, बल्कि खुल ही गया है, सामान सब आ गया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। इतनी कार्मिक यहाँ पर है, महिला कार्मिक, तो एक जरूरत थी, तो एक अच्छा प्रयास यहाँ के हमारे कुलपति जी ने किया है। तो ऐसा हर जगह होना चाहिए जहाँ पर अधिक संख्या में महिलाएं काम करें, वहाँ पे क्रैच हों, तो ये तमाम मुद्दे भी महिला आयोग को उठाने चाहिए, केवल हिंसा या कुछ मामलों तक ही नहीं, ब्रॉडली जितना कुछ हो सकता है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं सिर्फ घरेलू हिंसा तक हम इसे समेट के ना रखें, इससे हर क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो ज्यादा है, उस हर क्षेत्र में जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। महिला अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो, मजबूती से समाज के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के जाए और पुरुषों से कम ना समझे, ऐसी मेरी कोशिश है। बिल्कुल। तो कुसुम कंडवाल जी, आपने बहुत वक्त हमें दिया, हमारे श्रोताओं के साथ अपनी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आधी आबादी की आवाज। कुसुम कंडवाल जी, जो कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। लगातार हम उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।